विटामिन सी से भरपूर और जूस का समंदर ये फल मार्केट में उस वक्त आता है जिस वक्त किन्नू और माल्टा जा चुका होता है। यही तो इसकी असल ताकत है जिसकी वजह से ये बेहतरीन रेट पाता है। ये हमारी ज़मीन जो है ना, ये वर्जिन लैंड है। ये जगह वो है जो सदियों से गैर आबाद थी, जंगल था। तो एक फैक्टर ये है कि इसके अंदर जो भी चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो बेदाश है। दूसरे बागात में और मेरे बाग में फ़र्क ये है कि मैं स्प्रे के ख़िलाफ़ हूँ। बाकी जितने भी माल्टे हैं वो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो उनकी मिठास बढ़ती है। ठीक है। ये एक ऐसा माल्टा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी मिठास बढ़ती है। अब जब से हमने इसकी अवेयरनेस लोगों को दी है तो अब मार्केट एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। किन्नू और माल्टे का सीजन रुखसत हुआ और अब सबको लगा कि इस रस भरे फल का जायका अगले साल ही चखेंगे। मगर आज एक इंतहाई मुनफरद और मुनाफा बख्श फल के हवाले से आपको बताएंगे जिसे लेट वेलेंशिया ऑरेंज कहा जाता है। पाकिस्तान की ज़राअत अब रिवायती फसलों से निकलकर हाई वैल्यू फ्रूट्स की तरफ कदम बढ़ा रही है। डिस्कवर पाकिस्तान के मिशन जदीद काश्तकारी और खुशहाल किसान के साथ मैं हूं फखर जमान। विटामिन सी से भरपूर और जूस का समंदर ये फल मार्केट में उस वक्त आता है जिस वक्त किन्नू और माल्टा जा चुका होता है। यही तो इसकी असल ताकत है जिसकी वजह से ये बेहतरीन रेट पाता है। पोठुहार के इलाके में इसकी काश्तकारी किस तरह मुमकिन हुई और एक आम किसान इससे कैसे लाखों रुपए कमा सकता है, इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि किसान की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। जदीद ज़राअत के बदलते अंदाज अब गर्मी सर्दी जैसे मौसमों के मोहताज नहीं रहे। किन्नू और माल्टे का सीजन रुखसत हुआ और सबको लगा कि अब इस रस भरे फल का जायका अगले साल ही मिलेगा। मगर पाकिस्तानी ज़राअत अब रिवायती फसलों से निकलकर हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ कदम बढ़ा रही है। लेट वेलेंशिया ऑरेंज एक ऐसा जबरदस्त फल है जो मई जून की तपती धूप और गर्मी के इस मौसम में आपकी प्यास बुझा सकता है। विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर ये फल उस वक्त मार्केट में आता है जब किन्नू का दौर खत्म हो चुका होता है और यही इसकी असल ताकत है, यानी कम सप्लाई और जबरदस्त रेट। पोठुहार की जरखेज मिट्टी में लेट वेलेंशिया ऑरेंज की कामयाब काश्तकारी कैसे मुमकिन हुई और एक आम किसान इस खूबसूरत फल से लाखों रुपए कैसे कमा रहा है, ये सब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पिंडी घेब के एक जदीद फार्म पर। मुझे ज्वाइन किया है अमानुल्लाह खान मलिक साहब ने। ये वर्ल्ड बैंक में प्रोजेक्ट एडवाइज़र के तौर पे अपनी खिदमत दे चुके हैं और इस टाइम रिटायरमेंट के बाद ये फुल टाइम फार्मिंग कर रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पे हाई वैल्यू फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, अपना खूबसूरत फार्म विजिट करवाया। मैंने किसान के पाकिस्तान के करियर में इतना खूबसूरत फार्म पहले कभी नहीं देखा। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। सर, मुझे बताइए कि कितने अरसे से आप फार्मिंग से वाबस्ता हैं? एक्चुअली ये मेरा शौक़ था, पैशन थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। ये एरिया बहुत अंडर डेवलप था। यहाँ पे शैलो वेल्स होते थे जो 15 फुट नीचे होते थे, ऊपर वो चलता था, राहट चलता था और किसी को ट्यूबवेल का नाम भी नहीं आता था। बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कंट्रीब्यूशन यूजिंग द वर्ल्ड बैंक एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं। बेहतरीन। तो फिर मैंने यहाँ पे फार्मिंग शुरू की। ये 1989 में मैंने शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने इस पर अंगूर लगाया। अंगूर के बाद मैंने इसमें सिट्रस लगाया। जो मेरे मुलाजिम थे यहाँ पे थे, उन्होंने मेरे साथ 24 साल काम किया। उन्होंने अब अपने फार्म्स बना लिए हैं। उनके बेटे अब काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं और वो हाई पोजीशन में हैं और ऑयल कंपनीज में हैं। दे आर मेकिंग मिलियंस। तो अब उन्होंने अपनी ज़मीनें डेवलप की हैं। फिर दूसरे लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तकरीबन
60 किलोमीटर के रेडियस में। यहाँ बाग के नाम की चीज़ ही नहीं थी। इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूज टू से कि क्या यहाँ पे किन्नू हो सकता है, क्या यहाँ पे माल्टा हो सकता है। तो ऐसे लेट अस ट्राई एंड सी कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, खाली बातें करने से नहीं होता। तो आज मुझे ये खुशी होती है कि आप इस तरफ चले जाएं जहाँ बिल्कुल गैर आबाद है। ये भी गैर आबाद था, ये सारा विरजन लैंड था। ये भी सदियों से इसमें कोई काश्तकारी नहीं हुई। यहाँ जंगल होता था, सुअर होते थे, तीतर होते थे, खरगोश होते थे, नेवले होते थे, सांप होते थे, और 40-40 फुट गहरे जगह होती थी, 15-15 फुट ऊपर रेत के टीले होते थे। तो इट वाज क्वाइट ए जॉब टू डू दैट। और फिर मैंने अपने लेफ्ट हैंड से किया, क्योंकि 1989 से मैंने शुरू किया है एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक 2002 में। ओके। मुझे फ़ख्र ये है कि यहाँ पे अब हज़ारों लोगों ने छोटे छोटे बाग लगा दिए हैं, सैकड़ों ने नहीं, और हर बंदे ने एक सबमर्सिबल पंप लगाया हुआ है। किसी ने 0.75 लगाया, किसी ने 10 हाथ पावर का लगाया। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। ओके, तो सर अभी कौन सी फसलों पे आप काम कर रहे हैं? मैं सिर्फ सिट्रस, पहले हमने ट्राई किया था आड़ू, और वो बहुत कामयाब था, लेकिन वो 100-200 पौधे थे, लेकिन उनकी प्रोडक्शन भी अच्छी थी, मार्केट प्राइस भी ठीक थी, लेकिन किसी वजह से वो हमें अबांडन करना पड़ा। तो अब मैं दोबारा आड़ू लार्ज स्केल पे लगाने का इरादा है। सर आपके पास इस वक्त सिट्रस की कितनी वैरायटीज़ लगी हुई हैं? कोई हमने प्लान नहीं बनाया था कि क्या लगाना, बस जो हमें मिलता गया हम लगाते गए। एक तो हमारे पास मौसमी है, बहुत टॉप क्लास की, फिर शकरी माल्टा है, धीर ब्लड है, नाइस, रेड ब्लड है, रूबी रेड है, और मोरो है, वलेंशिया लेट है, और इसके अलावा सिट्रस में हमारे पास मायर लेमन है, अमेरिकन लेमन, हमारे पास सांगर सीडलेस लेमन है, हमारे पास चाइनीज़ लेमन है, हमारे पास यूरिका लेमन है। आज चूँकि हम वेलेंशिया लेट पे प्रोग्राम कर रहे हैं सर, माशाल्लाह इसकी इतनी खूबसूरत फ्रूटिंग, इसका कलर और इसका जूस इंतहाई मीठा है और बहुत बेहतरीन है। तो क्या ख़ास बात है कि आपकी जो पोठूहार की ज़मीन है, इसके अंदर कोई ख़ास बात है या बीज का कमाल है, क्या कहते हैं? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक ही सीड होता है, या हम यहाँ कलूर कोट से आए थे, जो मैंने आज तक नहीं देखा, जी, किसी से मंगवाया था। इसी तरह और हमें पता भी नहीं था कि ये वलेंशिया लेट है या क्या है। पौधे आए थे तो उसमें ये बहुत सारे पौधे थे। तो वजह ये है कि ये हमारी ज़मीन जो है ना, ये वर्जिन लैंड है। आपने देखा होगा पंजाब में सैकड़ों साल से वो नहरी इलाका है। जब आप पानी देते हैं और दबा के पानी देते हैं, तो जो ज़मीन की असल खसूसियात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल, असल चीज़ें जो होती हैं, ये जगह वो है जो सदियों से गैर आबाद थी, जंगल था। सिर्फ 89 के बाद से मैंने इसे आबाद किया। तो एक फैक्टर ये है कि इसके अंदर जो भी चाहिए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, किसी भी चीज़, किसी भी फसल के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, वो बेदाश है, ज़बरदस्त। अब दूसरी बात यह है कि मुझे स्प्रेज के नाम भी नहीं आते, और मैं स्प्रेज करने के ख़िलाफ़ हूँ। ओके, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या ये वो, ठीक है। अगर कोई वो जिसे तेला वेला कहते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा आ जाए तो हम एक ही दफ़ा स्प्रे कर देते हैं। ओके, तो दूसरे बागात में और मेरे बाग में फ़र्क ये है कि मैं स्प्रे के ख़िलाफ़ हूँ। वेरी नाइस, ठीक है। और बास वेजिटेबल्स हैं, जैसे बैंगन होता है या जैसे भिंडी वगैरह होती है, जिन्हें स्प्रे की ज़रूरत है, वो कहते हैं नहीं, या खीरा होता है, उसे स्प्रे कर दी 7 दिन बाद। आई एम डेडली अगेंस्ट द स्प्रे, तो मैं इसीलिए लगाता ही नहीं हूँ। आप इसकी पैदावार के बारे में क्या कहते हैं वेलेंशिया लेट के हवाले से? हमने तो माशाल्लाह पौधे देखे हैं, भरे हुए हैं फ्रूट से। तो आप हमारे जो फार्मर्स हजरात हैं, उनको वेलेंशिया उगाने के हवाले से क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, बात यह है, कोई भी फसल हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेलेंशिया है या शकरी है या मोरो है, पहले तो आपने ये देखना है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, और इसलिए मैं वो बात करूँगा जो मैं खुद बिलीव करता हूँ। जैसे मेरे पास ये जो ज़मीन थी, इसमें बाज़ जगह बहुत ज़्यादा सख्त मट्टी थी, बाज़ जगह बिल्कुल 100% रेत थी। ओके, तो मैंने मट्टी उठाई और रेत में डाली, और रेत उठाई और मट्टी में डाली, ओके, और फिर उसको मिक्स करता रहा, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव थिंग। हर आदमी की ज़मीन या वो पानी का हिसाब होता है, या एनवायरनमेंट होती है, ओवरऑल क्लाइमेट होती है, और उसकी लेबर की स्किल होती है। तो ये एक जनरलाइज करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। मैं तो सिर्फ फार्मर्स को ये मशवरा दूंगा, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ एक साइंटिस्ट के पास जाना है,
आप एक लेमैन के पास जी, भी जाएं जी, जो जी। बागात में काम कर जी। चुका है या कुछ है, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। पहली बात तो ये है कि गोबर की खाद इस्तेमाल करें। ठीक है। उसका पानी का इंटरवल जो आपकी लोकल क्लाइमेट रिक्वायर करती है उस हिसाब से दें, जी। और बाग को साफ़ रखें नीचे। अगर आप साफ़ रखेंगे तो आपके पास एफिड्स वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, बिल्कुल ठीक है। कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, तो उसका टेस्ट भी वही बनेगा। अगर आप उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, किसी भी फार्मर जो लगाएगा ना लार्ज स्केल के ऊपर जिसे, और डेफिनेटली उसे लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये देखना चाहिए कि उसके नज़दीक या तो कोई ऐसी मार्केट है जो उसे प्रॉपर पैसे दे सके, या कोई ऐसा एक्सपोर्टर है या जो कुछ है, क्योंकि 3 साल के बाद तो इतने फल देते हैं ना। जी बिल्कुल ऐसा। इतना लंबा इंतज़ार नहीं करवाएगा, 4-5 साल के बाद फुल कमर्शियल हो जाएगा, और अगर आप लार्ज सेल लगाएंगे तो बहुत फल आप ले सकते हैं। यानी कि मार्केट होनी ज़रूरी है, पहले मार्केट का बंदोबस्त करें, उसके बाद फिर आप इसको जी भर के उगाएं। बिल्कुल, जितना मर्जी है लगाएं, इट वुड हेल्प। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आप Thank you very हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। आप जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हैं वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं सर, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और मैं जो कुछ कर सकता था एरिया के लिए, अपने लिए, वो मैं किया, और जो पाकिस्तान के लिए करना। सर रियली प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। लेट वेलेंशिया ऑरेंज सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक मुआशी इनकलाब है। जब आम किन्नू का सीजन खत्म हो जाता है तब पोठोहार के रकबे पर यह फल तैयार होकर मार्केट में अपना राज कायम करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी शेल्फ लाइफ और मौसम गर्मा में इसकी मांग है। आज हम लेट वेलेंशिया ऑरेंज के कामयाब मॉडल का मुशाहिदा करेंगे और यहाँ के माहिरीन से पूछेंगे कि वो कौन सी टेक्निक है जिसने खित्ता पोठोहार को वेलेंशिया ऑरेंज का गढ़ बना दिया है। मौसम बदल रहे हैं और इन बदलते मौसमों के साथ हमारी ज़राअत के अंदाज भी बदल रहे हैं। अमूमन मार्च के बाद किन्नू, माल्टे और ऑरेंज का नामो निशान मिट जाता है, मगर पोठोहार के इन लहलहाते बागात में वेलेंशिया लेट की बहार आ जाती है। लेट वेलेंशिया एक ऐसा फल है जो मौसम गर्मा की तपिश में रस का खजाना लिए किसान की जेब और मुल्क की मईशत दोनों का सहारा बनता है। यह पोठोहार की मट्टी का कमाल है या जदीद काश्तकारी की ताकत। आज हम लेट वेलेंशिया के पौधे से लेकर इसकी मार्केट तक पहुंचने के सफर की मुकम्मल दास्तान आपको बताएंगे। अभी हम जिला अटक की तहसील पिंडी घेर में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है अकील फिरोज साहब ने, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और हाई वैल्यू फ्रूट्स का वसी तजर्बा रखते हैं। किन्नू तो उस मौसम सरमा में आता है और सबको पता है। हमने सुना है कि मौसम गर्मा में भी कोई माल्टा मार्केट में आता है, उसके बारे में बताइए। फखर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़ी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो अभी आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एक माल्टा है, इसे कहते हैं वेलेंशिया लेट। ये स्पेनिश वैरायटी है और पाकिस्तान में ये कामयाबी से काश्त की जा सकती है और की जा रही है। ओके। और ये लेट वैरायटी है। ठीक है। तो लेट वैरायटी ये जाके तैयार होती है तकरीबन कोई अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होती है इसकी हार्वेस्टिंग, और मई के एंड तक ये इसकी हार्वेस्टिंग जारी रहती है। ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये उस टाइम पे मार्केट में आता है जब माल्टे को तो आप छोड़ दें, किन्नू को छोड़ दें, इस टाइम पे मार्केट में और कोई भी फ्रेश फ्रूट आपको दस्तयाब नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो है ये मार्केट में अच्छा रेट ले जाता है। हाई वैल्यू फ्रूट है। इसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो ये है कि बाकी जितने भी सिट्रस के फ्रूट्स हैं उनमें फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। ओके। इस वैरायटी की जो डंडी है उसका कनेक्शन फ्रूट के साथ बहुत मजबूत होता है, तो इसमें जो फ्रूट ड्रॉप है वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए ये एक बेहतरीन वैरायटी है। ज़बरदस्त। इसकी कुछ खसूसियात बताइए कि आया कि ये जूस के लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है या वैसे भी खाया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, बड़ी जूसी वैरायटी है, और इसका जो साइज़ है वो भी आप देखेंगे तो बड़े हैवी साइज़ का है। 1 kg में इसके 3 से 4 फ्रूट्स आते हैं। ठीक है। मतलब बड़े ज़बरदस्त साइज़ का है, और जो जूस परसेंटेज है वो भी तकरीबन कोई मोर देन 55% है। ओके। तो बड़ा जूसी है।
अभी आपको इसका फ्रूट काट के दिखाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना जूसी है। बेहतरीन। नंबर ऑफ सीड्स भी इसमें कम होते हैं। ठीक है। तो ये एक एक्सीलेंट वैरायटी है। ये जूस के पर्पज़ के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है। और खाने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये कितना पॉपुलर हो चुका हुआ है इस टाइम, इसकी एक्सेप्टेंस कितनी हो गई है पाकिस्तान में, और हमारे जो फार्मर्स हैं इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? ये एक खट्टे माल्टे के तौर पे जाना जाता था। ओके। उसकी वजह ये थी कि ये लेट वैरायटी है, इसकी राइपनिंग लेट है। ठीक है। ये जाके तैयार होता है अप्रैल में। लोग इसे बाकी सिट्रस के साथ, मौसमी के साथ, शक्करी के साथ इसको हार्वेस्ट कर लेते थे जनवरी में। ठीक है। तो जब जनवरी में इसे अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे इसकी खटास बहुत ज़्यादा खटास होती है। होती। ये बाद में बाकी जितने भी माल्टे हैं वो जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो उनकी मिठास बढ़ती है। ठीक है। ये एक ऐसा माल्टा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी मिठास बढ़ती है। बेहतरीन। तो लोगों को पहले इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब जब से हमने इसकी अवेयरनेस लोगों को दी है तो अब मार्केट एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। हमारा जो मेन इशू है वो है मार्केटिंग का। बिल्कुल ऐसे। हमने अपना जो कंज्यूमर है उसको एजुकेट करना है कि कौन सा फ्रूट आपने वो परचेज़ करना है। तो नई जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जैसे कि सोशल मीडिया का यूज़, वो करके आप फार्मर के लिए एक अच्छा प्रॉफिट वाली ये जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे इसके लग जाते हैं? जी। इसका 1 एकड़ का खर्च कितना आ जाता है? पहले हमारा जो कन्वेंशनल फार्मर था वो 20 बाई 20 फीट पे, मतलब लाइनों का फासला भी 20 फुट और पौधों का फासला भी 20 फुट रख रहा था। उस तरह से जो पौधों की तादाद थी 1 एकड़ में तकरीबन 100 आ रही थी। ओके। अच्छा, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि ये बाग भी लगा रहेगा, मैं इसमें इंटरक्रॉपिंग भी करूंगा, बिल्कुल। इसमें गंदम करूंगा, इसमें चारा करूंगा, इसमें बाकी फसलें करूंगा। तो उसका जो मेन फोकस था ना वो बाग से हट जाता था। ठीक है। वो क्योंकि क्रॉप जो है वो आपको 6 महीने में रिटर्न दे देती है, जो बाग है वो 3-4 साल के बाद आपको प्रोडक्शन देता है। तो उस वजह से उनकी इनकम बहुत कम थी। अब हमने जो फार्मर्स को गाइड किया है कि आप कम से कम जो बाग में पौधे लगाएं 1 एकड़ में, वो आपने 200 लगाने हैं। ये अगर आप फासला इसका लाइनों का और पौधों का दरमियानी फासला 15 फुट रखते हैं तो ये आपके तकरीबन 200 पौधे लगते ये हैं। हाई डेंसिटी कह सकते हैं इसको? नहीं, ये हाई डेंसिटी नहीं है। ठीक है। हाई डेंसिटी इससे भी आगे है। ओके। आप इसको अगर 10 बाई 10 पे लगाते हैं फिर वो मैकेनिकल, उसमें सारे जो ऑपरेशंस हैं मैकेनिकल हो जाएंगे। ओके, फिर ठीक उसमें है। आपका ट्रैक्टर नहीं चलता, स्प्रे के लिए आपके पास वो स्पेसिफिक मशीनरी होनी चाहिए। तो 15 बाई 15 जो है एक बड़ा सेफ डिस्टेंस है कि आपको 20 बाई 20 पे 100 पौधे मिल रहे थे। 3 साल के बाद उनकी प्रोडक्शन अगर आप देखें कि अगर वो आ रही है 100 मन फॉर एग्जांपल, तो जो 15 बाई 15 पे लगा हुआ है उसमें पौधे आपके डबल हो गए। तो उस 3 साल के बाद समझ लें कि आपकी 200 मन प्रोडक्शन हो बिल्कुल गई। ठीक है। तो 200 पौधे रिकमेंड किए जाते हैं जो इजीली उसमें मैनेजेबल भी होते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई वो खर्चा नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका प्लांट्स का खर्चा है या वो जो गड़े शड़े बनाने हैं उसका खर्चा है। कोई इतना इससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं है। इसकी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए। अच्छा, ये क्योंकि बाकी सिट्रस की तरह की वैरायटी है तो इसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, खादों की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्कुल सेम उसी सिट्रस की तरह है। ठीक है। कोई इसमें वो डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये लेट वैरायटी है। इनटू क्रॉपिंग से हमें दूसरी फसल से भी फायदा तो हो जाता है, जी। मगर उसका जमीन पे कितना इफेक्ट होता है या पैदावार जो होती है उसका जो फ्रूट होता है जी। उसके ऊपर भी कोई असर पड़ता है? जाहिर है एक ही वक्त में 2-3 फसलें जब आप ले रहे होते हैं तो जो मेन फसल आपकी होती है उसकी पैदावार पे या उसके जायके पे भी कोई असर पड़ता है? आपने अगर इंटरक्रॉपिंग करनी है, अगर आप करना चाहते हैं, ज़रूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसकी सिलेक्शन चाहिए कि कौन सी क्रॉप लगानी है। इसमें रिकमेंड किया जाता है कि जो बड़े कद वाली फसलें हैं वो कम से कम इसमें ना लगाई जाएं। जैसे लोग इसमें जो फॉडर्स लगा देते हैं, ज्वार बाजरा लगा दिया, मकई लगा दी। तो जब बड़े कद वाली फसलें होती हैं तो पौधे की जो सेहत होती है वो बिल्कुल उससे मुतासर होती है। इसमें हम गंदम भी सजेस्ट नहीं करते कि गंदम जो है वो हाईली एग्जॉस्टिव क्रॉप है, वो जो ज़मीन की जो जरखेज़ी है उसको वो तेज़ी से यूटिलाइज़ करती है। तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी क्रॉप हमें यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए कि जो एग्जॉस्टिव हो। इसमें हम जो पल्सेस हैं, दालें हैं, वो अगर लगाएं तो वो ज़बरदस्त हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं, जो ज़मीन की जरखेज़ी है उसको वो बढ़ाएंगी, उसको इम्प्रूव करेंगी। हम इसमें वेजिटेबल्स कर सकते हैं। वेजिटेबल खासकर जो समर वेजिटेबल्स हैं वो अगर हम करते हैं तो ज़मीन को कवर भी रखेंगे। जी बिल्कुल ठीक। उससे जो हीट का असर है वो भी कम रहेगा, तो आपका जो बाग है वो बेहतरीन परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा अकील भाई, एक पौधे पे कितनी पैदावार आ जाती है इसकी और आजकल इसका रेट क्या चल रहा है? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसकी जो पैदावार है, ये जितने भी ऑरेंजेस हैं, 2 तरह के ग्रुप्स हैं मेजर जो मैं आपको बताता हूँ। एक है मैंड्रिन ग्रुप,
जिसका मेन मेंबर है किन्नू, जिनको हम आसानी से हाथ से छील के खाते हैं, वो मैंड्रिन ग्रुप है। उसमें किन्नू है, उसमें फ्रूटर है। ओके। दूसरा है ये ऑरेंजेस का ग्रुप, जो काट के खाने वाला, जिसमें मौसमी, शक्करी या ये वेलेंशिया आ गया। जो मैंड्रिन ग्रुप है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें वो हज़ारों में जाता है। बिल्कुल। जो ऑरेंजेस हैं ये इनकी जो एवरेज होती है ये 500-600 इनकी एवरेज होती है, लेकिन ये नहीं कि वो 500-600 ही देगा। कुछ पौधे आपको मिलेंगे जो 1000 तक भी पहुंचेंगे, कुछ पौधे मिलेंगे जो 300-400 पे भी होंगे। और इसका जो आप रेट पूछ रहे हैं, रेट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके। लेकिन अगर आप इसको वो मंडी में उस तरह से पल्ली में जाके डाल के फेंक आते हैं तो फिर उसका रेट आपको शायद अच्छा ना मिले। हमारे फार्मर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपने पेजेस बनाएं, वहाँ पे अगर वो अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें कि हमारा कस्टमर कौन से एरिया में है, ठीक है, क्योंकि ये महंगा फ्रूट है तो वो उसी तरह से ही वो अपना जो कस्टमर है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। हमारा वो जो जनूबी पंजाब है, जी। क्या ये वहाँ पे भी पैदावार इसकी बेहतरीन होगी? जी बिल्कुल, ये बेहतरीन पैदावार दे रहा है। लैया के एरिया में लगा हुआ है, ओके। बाकी एरियाज़ में भी चंद एक पौधे तो लगे हैं, लेकिन लैया के एरिया में बागात इसके वहाँ पे भी लगे हुए हैं। ठीक है। तो सिर्फ वहाँ पे ये होगा कि ये 15 दिन वहाँ पे अर्ली इसकी हार्वेस्टिंग होगी, बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बिल्कुल जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में कामयाबी से काश्त किया जा ठीक सकता है। है। अकील भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको हाई वैल्यू फ्रूट्स के हवाले से आगाही दी गई। हमारे यहाँ मसला प्रोडक्शन का नहीं है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग का है। अगर आप कोई भी हाई वैल्यू फ्रूट्स उगाने से पहले उसकी मार्केटिंग का बंदोबस्त कर लें तो यकीन मानिए कि आप किन्नू के मुकाबले में वेलेंशिया लेट से डबल मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।